जब पहली बार गांधी जी ने अपने ही देशवासियों को विदेश में अपमानित होते देखा, तब जागी भीतर वो चिंगारी जो बाद में बन गई आग, सत्याग्रह की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द भारत डायलॉग्स में, जहां हम इतिहास को आपके दिल तक पहुंचाते हैं। आज हम लेकर आए हैं गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अध्याय 32, अनुभवों की बानगी। इस अध्याय में गांधी जी शेयर करते हैं अपने शुरुआती अनुभव, कैसे दक्षिण अफ्रीका की धरती पर उन्हें और उनके जैसे भारतीयों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया, कैसे अपमान और अन्याय को उन्होंने पहली बार इतने करीब से महसूस किया। यही अनुभव आगे चलकर उनकी सोच और संघर्ष का आधार बनते हैं। तो आइए सुनते हैं उन झकझोर देने वाले अनुभवों की बानगी जो इतिहास में एक नए आंदोलन की शुरुआत थे। अध्याय 32, अनुभवों की बानगी। नेटाल के बंदरगाह को डरबन कहते हैं और वह नेटाल बंदर के नाम से भी पहचाना जाता है। मुझे लेने के लिए अब्दुल्ला सेठ आए थे। स्टीमर के घाट डकाइश पर पहुंचने पर जब नेटाल के लोग अपने मित्रों को लेने स्टीमर पर आए, तभी मैं समझ गया कि यहां हिंदुस्तानियों की अधिक इज्जत नहीं है। अब्दुल्ला सेठ को पहचानने वाले उनके साथ जैसा बर्ताव करते थे, उसमें भी मुझे एक प्रकार की असभ्यता दिखाई पड़ी थी जो मुझे व्यथित करती थी। अब्दुल्ला सेठ इस असभ्यता को सह लेते थे। वे उसके आदी बन गए थे। मुझे जो देखते हुए कुछ कुतूहल की दृष्टि से देखते थे। अपनी पोशाक के कारण मैं दूसरे हिंदुस्तानियों से कुछ अलग पड़ जाता था। मैंने उस समय फ्रॉक कोट वगैरह पहने थे और सिर पर बंगाली ढंग की पगड़ी पहनी थी। अब्दुल्ला सेठ मुझे घर ले गए। उनके कमरे की बगल में एक कमरा था, वह उन्होंने मुझे दिया। न वे मुझे समझते और न मैं उन्हें समझता। उन्होंने अपने भाई के दिए हुए पत्र पढ़े और वे ज्यादा घबराए। उन्हें जान पड़ा कि भाई ने तो उनके घर एक सफेद हाथी ही बांध दिया है। मेरी साहबी रहन सहन उन्हें खर्चीली मालूम हुई। उस समय मेरे लिए कोई खास काम न था। उनका मुकदमा तो ट्रांसवाल में चल रहा था। मुझे तुरंत वहां भेजकर क्या करते? इसके अलावा मेरी होशियारी या ईमानदारी का विश्वास भी किस हद तक किया जाए? प्रिटोरिया में वे मेरे साथ रह नहीं सकते थे। प्रतिवादी प्रिटोरिया में रहता था। मुझ पर उसका अनुचित प्रभाव पड़ जाए तो क्या हो? यदि वे मुझे इस मुकदमे का काम न सौंपे तो दूसरे काम तो उनके कारकुन मुझसे बहुत अच्छा कर सकते थे। कारकुनों से गलती हो तो उन्हें उलाहना दिया जा सकता था, पर मैं गलती करूं तो? काम या तो मुकदमे का था या फिर मुहर्रिर का था। इनके अलावा तीसरा कोई काम न था। अतएव यदि मुकदमे का काम न सौंपा जाता तो मुझे घर बैठे खिलाने की नौबत आती। अब्दुल्ला सेठ बहुत कम पढ़े लिखे थे, पर उनके पास अनुभव का ज्ञान बहुत था। उनकी बुद्धि तीव्र थी और स्वयं उन्हें इसका भान था। रोज के अभ्यास से उन्होंने सिर्फ बातचीत करने लायक अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर अपनी इस अंग्रेजी के द्वारा वे अपना सब काम निकाल लेते थे। वे बैंक के मैनेजरों से बातचीत करते थे, यूरोपियन व्यापारियों के साथ सौदे कर लेते थे और वकीलों को अपने मामले समझा सकते थे। हिंदुस्तानी उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन दिनों इनकी फर्म हिंदुस्तानियों की फर्मों में सबसे बड़ी अथवा बड़ी फर्मों में एक तो थी ही। अब्दुल्ला सेठ का स्वभाव वहमी था। उन्हें इस्लाम का अभिमान था। वे तत्व ज्ञान की चर्चा के शौकीन थे। अरबी नहीं जानते थे, फिर भी कहना होगा कि उन्हें कुरान शरीफ की और आमतौर पर इस्लाम के धार्मिक साहित्य की अच्छी जानकारी थी। दृष्टांत तो उन्हें कंठाग्र ही थे। उनके सहवास से मुझे इस्लाम का काफी व्यावहारिक ज्ञान हो गया। हम एक दूसरे को पहचानने लगे। उसके बाद तो वे मेरे साथ खूब धर्म चर्चा करते थे। वे दूसरे या तीसरे दिन मुझे डरबन की अदालत दिखाने ले गए। वहां कुछ जान पहचान कराई। अदालत में मुझे अपने वकील के पास बैठाया। मजिस्ट्रेट मुझे बार बार देखता रहा। उसने मुझे पगड़ी उतारने के लिए कहा। मैंने इनकार किया और अदालत छोड़ दी। मेरे भाग्य में यहां भी लड़ाई ही बदी थी। अब्दुल्ला सेठ ने मुझे पगड़ी उतारने का रहस्य समझाया। मुसलमानी पोशाक पहना हुआ आदमी अपनी मुसलमानी पगड़ी पहन सकता है।
पर दूसरे हिंदुस्तानियों को अदालत में पैर रखते ही अपनी पगड़ी उतार लेनी चाहिए। इस सूक्ष्म भेद को समझाने के लिए मुझे कुछ तथ्यों की जानकारी देनी होगी। इन 2-3 दिनों में ही मैंने देख लिया था कि हिंदुस्तानी अफ्रीका में अपने अपने गुट बनाकर बैठ गए थे। एक भाग मुसलमान व्यापारियों का था, वे अपने को अरब कहते थे। दूसरा भाग हिंदू या पारसी, कारकुनों, मुनीमों या गुमाश्तों का था। हिंदू कारकुन अधर में लटकते थे, कोई अरब में मिल जाते थे। पारसी अपना परिचय प्रिसियन के नाम से देते थे। व्यापार के अलावा भी इन तीनों का आपस में थोड़ा बहुत संबंध अवश्य था। एक चौथा और बड़ा समुदाय तमिल, तेलुगु और उत्तर हिंदुस्तान के गिरमिटिया तथा गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानियों का था। गिरमिट का अर्थ है वह इकरार यानी एग्रीमेंट, जिसके अनुसार उन दिनों गरीब हिंदुस्तानी 5 साल तक मजदूरी करने के लिए नेताल जाते थे। गिरमिट एग्रीमेंट का ही अपभ्रंश है और उसी से गिरमिटिया शब्द बना है। इस वर्ग के साथ दूसरों का व्यवहार केवल काम की दृष्टि से ही रहता था। अंग्रेज इन गिरमिटवालों को कुल्ली के नाम से पहचानते थे और चूंकि वे संख्या में अधिक थे, इसलिए दूसरे हिंदुस्तानियों को भी कुल्ली कहते थे। कुल्ली के बदले सामी भी कहते। सामी ज्यादातर तामिल नामों के अंत में लगने वाला प्रत्यय है। सामी अर्थात स्वामी। स्वामी का मतलब तो मालिक हुआ, इसलिए जब कोई हिंदुस्तानी सामी शब्द से चिढ़ता और उसमें कुछ हिम्मत होती तो वह अपने को सामी कहने वाले अंग्रेज से कहता, तुम मुझे सामी कहते हो, पर जानते हो कि सामी का मतलब मालिक होता है। मैं तुम्हारा मालिक तो हूं नहीं। यह सुनकर कोई अंग्रेज शर्मा जाता, कोई चिढ़कर ज्यादा गालियां देता और कोई कोई मारता भी सही, क्योंकि उसकी दृष्टि से तो सामी शब्द निंदा सूचक ही हो सकता था। उसका अर्थ मालिक करना तो उसे अपमानित करने के बराबर ही हो सकता था। इसलिए मैं कुल्ली बारिस्टर कहलाया। व्यापारी कुल्ली व्यापारी कहलाते थे। कुल्ली का मूल अर्थ मजदूर तो भुला दिया गया। मुसलमान व्यापारी यह शब्द सुनकर गुस्सा होता और कहता, मैं कुल्ली नहीं हूं, मैं तो अरब हूं। कोई थोड़ा विनयशील अंग्रेज होता तो यह सुनकर माफी भी मांग लेता। ऐसी दशा में पगड़ी पहनने का प्रश्न एक महत्व का प्रश्न बन गया। पगड़ी उतारने का मतलब था अपमान सहन करना। मैंने तो सोचा कि मैं हिंदुस्तानी पगड़ी को विदा कर दूं और अंग्रेजी टोपी पहन लूं, ताकि उसे उतारने में अपमान न जान पड़े और मैं झगड़े से बच जाऊं। पर अब्दुल्ला सेठ को यह सुझाव अच्छा न लगा। उन्होंने कहा, अगर आप इस वक्त यह फेर फार करेंगे तो उससे अनर्थ होगा। जो दूसरे लोग देश की ही पगड़ी पहनना चाहेंगे, उनकी स्थिति नाजुक बन जाएगी। इसके अलावा आपको तो देशी पगड़ी ही शोभा देगी। आप अंग्रेजी टोपी पहनेंगे तो आपकी गिनती वेटरोम में होगी। इन वाक्यों में दुनियावी समझदारी थी, देशाभिमान था और थोड़ी संकुचितता भी थी। दुनियावी समझदारी तो स्पष्ट ही है। देशाभिमान के बिना पगड़ी का आग्रह नहीं हो सकता और संकुचितता के बिना वेटर की टीका संभव नहीं। गिरमिटिया हिंदुस्तानी हिंदू, मुसलमान और ईसाई इन 3 भागों में बटे हुए थे। जो गिरमिटिया हिंदुस्तानी ईसाई बन गए, उनकी संतान ईसाई कहलाई। सन 1893 में भी ये बड़ी संख्या में थे। वे सब अंग्रेजी पोशाक ही पहनते थे। उनका एक खासा हिस्सा होटलों में नौकरी करके अपनी आजीविका चलाता था। अब्दुल्ला सेठ के वाक्यों में अंग्रेजी टोपी की जो टीका थी, वह इन्हीं लोगों को लक्ष्य में रखकर ली गई थी। इसके मूल में मान्यता यह थी कि होटल में वेटर का काम करना बुरा है। आज भी यह भेद बहुतों के मन में बसा हुआ है। कुल मिलाकर अब्दुल्ला सेठ की दलील मुझे अच्छी लगी। मैंने पगड़ी के किस्से को लेकर अपने और पगड़ी के बचाव में समाचार पत्रों के नाम एक पत्र लिखा। अखबारों में मेरी पगड़ी की खूब चर्चा हुई। अनवेलकम विजिटर, अवांछित अतिथि शीर्षक से अखबारों में मेरी पगड़ी की खूब चर्चा हुई और 3-4 दिन के अंदर ही में अनायास दक्षिण अफ्रीका में प्रसिद्धि पा गया। किसी ने मेरा पक्ष लिया और किसी ने मेरी घृष्टता की खूब निंदा की। मेरी पगड़ी तो लगभग अंत तक बनी रही। कब गई सो हम अंतिम भाग में देखेंगे। तो दोस्तों, गांधी जी के ये शुरुआती अनुभव कोई साधारण घटनाएं नहीं थीं,
ये वो बुनियाद थी जिन पर खड़ा हुआ सत्य, अहिंसा और आत्मबल का आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका की धरती ने उन्हें पहला झटका दिया, लेकिन उसी झटके ने उन्हें अंदर से मजबूत भी बनाया। आगे जो होगा वो सिर्फ अनुभव नहीं, बल्कि इतिहास की दिशा बदलने वाले फैसले होंगे। अगर आपको ये अध्याय सीख देने वाला लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आज आपने गांधी जी के इस अनुभव से क्या सीखा, और शेयर करें उन सभी के साथ जो आज भी अन्याय से जूझ रहे हैं। और हां, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कड़ी में जानेंगे वो लम्हा जब गांधी जी को ट्रेन से धक्का दिया गया और जन्म हुआ सत्याग्रह का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।